उसको आज शाम को पूरा कर लेंगे। और क्योंकि जैसे सुबह खराब ना करे, सुबह एक नया टॉपिक करें और दोपहर में कल शाम का बचा हुआ समझा तो मैंने सारा ही दिया था, बस झीलें और नहरें थोड़ी सी पढ़नी थी। तो आज नया टॉपिक करके कल वाला बचा हुआ शाम की क्लास में पूरा करेंगे। अब ध्यान से सब लोग बोर्ड पे नजर रखना। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हरियाणा का विद्युत का सारा कामकाज, यानी जितने बिजली घर हैं, कैसे हरियाणा में बिजली बनती है। और आप सब जानते हो हरियाणा धीरे धीरे बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पता है तुम्हें, जिनका टारगेट होता है पैसा कमाना। और इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका 90% 95% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए करते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, यानी निर्यात करके कॉमन सेंस की बात है कि भारत क्या कमाना चाहता है? मुनाफा। तो प्रोडक्शन करने के लिए बिजली तो चाहिए ना। आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा जो बिजली यूज होती है वो उद्योग धंधों में यूज होती है, प्रोडक्शन में। क्योंकि लगातार आपका हरियाणा कहीं मेगा फूड पार्क लगाता जा रहा है, कहीं आप राई जैसे इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं, कहीं अंबाला का साहा वाला फूड पार्क है, कहीं यहाँ अपने आसपास है, बहुत सारी आईएमटी डेवलप हो रही हैं। तो ये टाउनशिप डेवलप हो रही है, तो कॉमन सेंस है कि आसपास किस चीज की यूनिट्स लगेंगी? प्रोडक्शन की। इसीलिए आपको बिजली चाहिए और हरियाणा की बिजली की क्षमता लगातार हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितना किसी भी एरिया का विकास होगा वहाँ बिजली की खपत ज्यादा होगी। जहाँ आदमी पिछड़े हुए हैं, न पंखे की जरूरत, न लाइट की, न किसी भी चीज की, लेकिन आपका हरियाणा लगातार ग्रोथ के रास्ते पर है। इसीलिए आपको विद्युत के नए नए प्रोजेक्ट लगाने पड़ रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली बनाने का जो सबसे बेसिक काम है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोयला। इसको आप बोल देते हैं ताप विद्युत, यानी ये कोयले से बनाई जाए जब बिजली तो वो ताप विद्युत कहलाती है। दूसरा तरीका आपका है, आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सी विद्युत है वो? जल विद्युत। ताप विद्युत, जल विद्युत। ताप जो है ना, ये महंगा पड़ता है क्योंकि कोयला नॉन रिन्यूएबल है, जल्दी दोबारा नया तो धरती पे बनना नहीं है। तो इसके प्रोडक्शन में आपने जो बिजली बनाई वो आपने कोयला खत्म कर दिया अगली पीढ़ियों के लिए। जल विद्युत में जल का कुछ नहीं बिगड़ना, इसलिए अच्छी चीज है। ऐसे ही आपको पता होगा जल की तरह ही एक और विद्युत होती है, कौन सी? जिसको आप कहते हैं पवन ऊर्जा। सुने हुए ना नाम सबने। धीरे धीरे करके हम पढ़े लिखे लोग इस तरफ से इस तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन आपके हरियाणा में क्योंकि हर साल SEZ बढ़ाने की बात हो रही है, तो आपकी बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए अकेले इनसे काम नहीं चलेगा और आपको एक रिस्क उठाते हुए बिजली के प्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा। और यही हमारा चौथा पॉइंट है। कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? ये परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ा रिस्क है। जब बिजली बनेगी तो इतनी बन जाएगी कि आपका हरियाणा क्या देश बैठ के बिजली का इस्तेमाल करे। लेकिन प्रॉब्लम जिस दिन आ गई ना, फिर इसका कोई तोड़ नहीं है। ये ऐसे बर्बाद कर सकता है पूरे देश को, महाद्वीप को, कि धरती से सभ्यता खत्म कर देगा। ये बहुत रिस्क के साथ चलाया जा सकता है, यानी इसकी केयर बहुत ज्यादा चाहिए। कौन सी ऊर्जा बनाने में? जल विद्युत आपका क्या बिगाड़ लेगी? ये पवन ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी लीक हो गई ना गैस, कहीं से रेडिएशन, तो मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। इसलिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है परमाणु ऊर्जा से काम करना। हमारी सरकार हरियाणा में भी, ये नेशनल लेवल की एनर्जी का सोर्स है, PM के अंडर आता है। कोई परमाणु मंत्री नहीं है तुम्हारा। परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी खुद कौन देखता है? PM। तो आप ये मान के चलो कि PM के पास जो डिपार्टमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। कोई खराब डिपार्टमेंट तो PM रखेगा नहीं। तो ये भी आपके हरियाणा में है। ये मेजर चीजें हैं जिनसे आप बिजली बनाते हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपके इस राज्य में, हरियाणा में, जब हरियाणा बना 1966 में, तब तक तो आप पंजाब से ही सारी बिजली का कामकाज देख रहे थे। फिर अगले ही साल 3 मई 1967 को आपने अपना बिजली बोर्ड बना लिया, हरियाणा विद्युत निगम, जिसको आप कहते हैं हरियाणा विद्युत निगम कॉर्पोरेशन है। भाई ये देखेगी कैसे बिजली बनेगी, कहाँ से बिजली जाएगी, कैसे क्या कितना खर्चा, बिजली के बिल, मीटर, सब इसका काम है। तो आपने बिजली निगम बना लिया 1967 में, हरियाणा के बनने के तुरंत बाद, अगले ही साल। पहला पॉइंट था। इसके कुछ ही दिन के अंदर अंदर 1970 जब आया तो हरियाणा बिजली में पूरी तरह से हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला
फर्स्ट स्टेट था। आप ये देखो, हमने जो हमसे पहले राज्य बने थे, आपसे पहले कितने राज्य, कौन से नंबर के राज्य थे? 17वें। आपसे पहले कितने राज्य थे? 16। आपने 16 स्टेट्स में को पीछे छोड़ते हुए आप नंबर 1 स्टेट बन गए। इन स्टेट्स में एडवांस स्टेट भी थे, ऐसा नहीं कि पिछड़े हुए थे। तो नंबर 1 स्टेट आप बन गए 1970 में, जिसको पूर्ण रूप से बिजली आपने हर गांव में पहुंचा दी। तो पूर्ण विद्युतीकरण इसको कह देते हैं। गांव गांव तक बिजली पहुंचाना, घर घर की बात नहीं कर रही हूँ, गांव गांव मतलब कुछ लोग तब भी रह गए होंगे। तो हर गांव को आपने बिजली से जोड़ दिया, हर गांव में आपने बिजली के खंबे लगा दिए। कौन से सन की बात है ये? इस टाइम हरियाणा को संभाल रहे थे बंसीलाल, और आप सब जानते हैं सबसे लंबा कार्यकाल एज सीएम ऑफ हरियाणा बंसीलाल जी का है। इनके बाद भजन लाल का, फिर लगातार में कहें तो हुड्डा जी का। तो ये बहुत बड़ा कामकाज किया इन्होंने। और उस टाइम इनकी सेंट्रल लेवल पे जो आपकी प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी, इनमें इनके कैबिनेट में भी इन्होंने काम किया था। तो इनकी इमेज बहुत बढ़िया थी और इंदिरा को पता था कि भाई ये आदमी बढ़िया काम करेगा। तो जब यहाँ 100% गांव तक बिजली पहुंची, यानी कई हजार गांव तक, तब इंदिरा गांधी खुद आई इनके सीएम के कार्यकाल में 1970 में, और करनाल के नीसिंग ब्लॉक में आके ये घोषणा की। उनका लाइव टीवी, तब तो नेशनल टीवी था अकेला, इस पे प्रोग्राम गया कि कैसे हरियाणा ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। और इतिहास में हरियाणा आज़ादी के बाद पहला गांव है जिसमें पूर्ण रूप से बिजली पहुंचा दी गई है। अभी घर घर बिजली नहीं है, लेकिन हाँ हर गांव में बिजली पहुंच गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी। 1980 आते आते, 10 साल आते आते आपने बिजली में और काम किया। और इस साल के बाद 80s में, 81, 84, 85 में आपने हर गांव के हर दलित के घर तक बिजली पहुंचा दी। यानी आपने कितनी स्पीड से काम किया कि एससीज के घर तक भी बिजली पहुंचा दी आपने 1980 में। गांव में तो ऑलरेडी थी, लेकिन कहीं कहीं अब दलितों के घर तक, प्लस गांव में जो गलियां थी ना, यानी कहीं ना कहीं गांव की एंट्री पर अभी भी तो लगे हैं ना खंबे हर जगह, इस तरह गांव की गलियां भी जगमग हो गई। तो ये दलितों के घर तक और गलियों तक, गांव की गली में खंबे लगाने का काम कब स्टार्ट कर दिया आपने? फिर ये कई साल चलता रहा। जैसे दशक कहते हैं, ये नहीं कहते एग्जैक्टली 1980, कहते हैं 1980 के दशक में हरियाणा ने हर दलित के घर तक मीटर की पहुंच बना दी कि भाई जो चाहते हैं, कोई लगवाए ना तो अलग बात है, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि दलितों के घर तक और गलियों में रोशनी हो गई। किस दशक में जाके? यानी 10 साल और लग गए थे। इसके बाद लोग पे इतनी बिजली, सोचो हर घर तक पहुंची। तो हम जानते हैं आज भी इंडिया में गांव में बिजली की चोरी होती है, अभी भी चल रही है ना चोरी। हरियाणा में तो लोग, हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही तो अंदर की सच्चाई तुम्हें और मुझे सबको पता है। तो ये चोरी जो है ना, इस चोरी का धीरे धीरे ये इतनी बढ़ गई। चोरी करने में प्रॉब्लम क्या थी? लोग ना वेस्ट बहुत करते थे। जैसे कूलर चला के छोड़ दिया, बिजली भाग गई तो बंद ही नहीं करेंगे। फिर चाहे उस टाइम पे जब बिजली आए तो वो भैंस का काम करने गए, 2 घंटे बिजली चली, वो अपने भैंस के वहां लगे रहे काम में, 2 घंटे कूलर चलता रहा। किसी को टेंशन नहीं कि घर में कूलर चल रहा है, जाके बंद कर दो। इससे बहुत ज्यादा वेस्टेज हो गई। चोरी चोरी तक बात सीमित होती तो फिर भी चल जाता काम, लेकिन यहाँ वेस्टेज, क्योंकि बिजली का बिल भरना ही नहीं है, तो लोग जो है ध्यान ना करें अपना, सब जैसे लाइट है सारे घर में लाइट, पंखे, बिजली सब ऑन है। इस वेस्टेज ने बहुत भारी आपके ऊपर, आपके हरियाणा के बिजली निगम के ऊपर बोझ डाला। और फिर बिजली निगम को लगा यार ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि लोग चोरी कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए बिजली निगम ने अपने इस कामकाज को सुधार करने के लिए 1997 में ये विचार किया कि बिजली चोरी ज्यादा हो रही है, इस पे नियंत्रण करना चाहिए। और कैसे करें? तो इस तरह की अथॉरिटीज बना दें जो कामकाज को संभाल पाए। इसीलिए 1997 में आपने बिजली के लिए एक अधिनियम बना दिया कि कैसे हम बिजली में सुधार करेंगे। कानून मान लीजिए कि भाई इस तरीके से सुधार करेंगे। तो बिजली को सुधारने से पहले तो बिजली के सिस्टम को सुधारना जरूरी है। चोरी से पहले सिस्टम सुधारो। 1998 में जो हरियाणा बिजली निगम था ना, जिसका काम था बिजली बनाना, बिजली पहुंचाना, चोरी रोकना, इसको कहा भाई इसका काम बहुत ज्यादा है, इसके काम का बंटवारा करो। एक डिपार्टमेंट बना दो जो बिजली का सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? उत्पादन। और एक बना दो जो बिजली का प्रसारण करेगा, या कह लो वितरण करेगा, बंटवारा करेगा। अब सारा काम एक करेगा तो फंस जाएगा। तो एक को कुछ नहीं करना, सिर्फ उत्पादन की जितनी यूनिट लगेंगी ना, भाई बिजली घर लग गया, सही चल रही है, टरबाइन की नहीं चल रही है, बिजली घर की मेंटेनेंस है, कोई चीज खराब हो गई है, तो क्योंकि बिजली के बहुत सारे उपकरण होते हैं, इसका
काम सिर्फ यूनिट की देखभाल करना है। इसको कोई मतलब नहीं कहाँ कितने घंटे बिजली जाएगी, कहाँ बिजली चोरी हो रही है। इसको सिर्फ एक काम है, प्रोडक्शन पे ध्यान देवे। प्रोडक्शन बढ़िया कब होगा, जब जितनी यूनिट लगा रखी है वो सब वर्किंग कंडीशन में होंगी। अब हरियाणा का तो ये हाल था ना, यूनिट लगा के भूल गए कि कहाँ है, वो जंग लग गई, खराब हो गई, पता ही नहीं चल रहा। तो इसको कहा तुम्हें सिर्फ मेंटेनेंस देखनी है, यूनिट जितनी लगी है या नई लगेगी, इनका कामकाज देख लेना, इनके सारे जितने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे हैं, गैजेट्स हैं, सब संभालना। इसको सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है, कहाँ जाएगा कैसे जाएगा इसको नहीं मतलब। तुम नहरों तक पहुंचा, ये गांव तक पहुंचाओगे या औद्योगिक क्षेत्र में दोगे या घर तक, इसको कोई मतलब नहीं। इसका काम है हमें ट्यूबवेल तक बिजली पहुंचानी है या SEZ में बिजली ज्यादा देनी है या 24 घंटे गांव में देनी है, ये देखेगा, ये प्रसारण करेगा, ट्रांसमिशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो अब बिजली अपने निगम को सुधार रही है और काम का बंटवारा कितने हिस्सों में कर दिया। अब फिर ये कहा कि ठीक है उत्पादन तो एक जगह हो जाएगा, उत्पादन का सारा काम देख लेंगे, लेकिन वितरण बहुत दुखी करेगा। वितरण और प्रसारण ये दुखी करेंगे, क्योंकि बंटवारे के लिए 3 बहुत बड़े सेक्टर हैं। एक तो आपका औद्योगिक है, हरियाणा लगातार बढ़ रहा था, और ये 90s का जो दौर था ना, ये LPG की पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल है। तो आपका ये बहादुरगढ़, आपका ये दिल्ली से लगता इलाका लगातार ग्रोथ कर रहा था। तो वैसे भी आप जानते हैं 1985 के बाद NCR में बहुत काम हुआ है, और NCR का तो मेन हिस्सा ही आप लोग हैं, आपका 57% हिस्सा NCR। तब 57 नहीं था, लेकिन था तो औद्योगिक बिजली बहुत ज्यादा चाहिए हमें, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है उद्योग धंधों में। इसके बाद फिर आपका मेन कामकाज क्या है, उसके बाद कृषि। तो आपको ट्यूबवेल में भैया ट्यूबवेल चलाना है तो आपको ये बिजली चाहिए ही चाहिए। तीसरा सबसे लोअर लेवल पे आपका खर्चा था घरेलू, नहीं भी आएगी तब भी चल जाएगा, दिन में 4 घंटे 6 घंटे में भी लोग रह लेते हैं, लेकिन इसकी और इसकी बिजली आप नहीं काट सकते, खासकर औद्योगिक तो बिल्कुल भी नहीं। तो वितरण का बंटवारा कैसे करें, कैसे बांटें, इसके लिए 2 डिपार्टमेंट बनाए। एक को कह दिया उत्तरी विद्युत प्रसारण निगम, और एक को नाम दे दिया दक्षिणी। यानी हम बिजली देंगे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक उत्तरी हरियाणा देख लेगा पूरा और एक दक्षिणी हरियाणा। विद्युत प्रसारण निगम इनके आगे का जैसे शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब उत्तरी हरियाणा का हेडक्वार्टर बना दिया पंचकुला, और इसके 2, अब ध्यान से समझना, फिर ये किताब बहुत आसान है अगर ये समझ में आ गया। इसका हेडक्वार्टर बना दिया पंचकुला, इसके 2 अलग अलग जोन बना दिए, एक तो पंचकुला में ही रखा और एक बना दिया इसका रोहतक। ये पूरे उत्तरी हरियाणा की बिजली के प्रसारण का जिम्मा देखेगा, भाई कैसे कैसे कहाँ बिजली जानी है। दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर बना दिया हिसार, इसके भी 2 ऑपरेशन सेंटर बना दिए, एक तो खुद हिसार और एक बना दिया दिल्ली। अब देखो पेपर में आए और तुमने ना पढ़ा हो तो तुम दिल्ली को टिक ही नहीं कर पाओगे। तो जो दक्षिणी हरियाणा का बिजली वितरण निगम का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो तो है हिसार में, और उत्तरी हरियाणा का पंचकुला, लेकिन इसके 2 ऑपरेशन सेंटर भी हैं। तो उत्तरी वाले के 2 ऑपरेशन है, एक पंचकुला और एक रोहतक, और दक्षिणी हरियाणा का हिसार और दिल्ली। अब पेपर में जब दिल्ली आएगा ना, पढ़ के नहीं गए तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि दिल्ली वाला हिस्सा किसका है, आपके दक्षिणी हरियाणा विद्युत निगम का, विद्युत प्रसारण निगम का। समझ में आ गया इतना। ये जो काम हुआ ना, ये 1 जुलाई इसी महीने में 1999 में, तो 3 सन में लगातार काम हुआ। 1997 में आपको अकल आई कि चोरी गलत हो रही है, बहुत वेस्टेज हो रही है। 1997 में आपने चोरी और वेस्टेज पे ध्यान दिया, 1997 सरकार ने। 1998 में उन्होंने कहा 2 तरीके बना दो नियंत्रण के, एक उत्पादन देखे बस, मरम्मत और ये सब, और एक प्रसारण और वितरण देखे। अगले साल फील किया कि वितरण वाला दुखी हो गया, एक जगह से वितरण पूरे राज्य में नहीं होगा। फिर 1999 में जाके 1 जुलाई में इस वितरण का काम 2 को सौंपा, एक उत्तरी हरियाणा, एक दक्षिणी हरियाणा, और उत्तरी हरियाणा का हेडक्वार्टर पंचकुला, दक्षिणी का हिसार। फिर 2 ऑपरेशनल यूनिट बनाई, जो पंचकुला की है वो एज इट इज, ये इसकी एक रोहतक में और इसकी एक दिल्ली में। समझ में आ गया। 1967 में आपका बिजली निगम बना, बिजली बोर्ड। 70s में पूरे में बिजली, 80s में आपने गांव की गलियां और दलितों के घर। 97 में आपको लगा चोरी गलत हो रही है। 98 में आपने कहा बंटवारा करो, एक उत्पादन देखो, एक प्रसारण और वितरण। 99 में आपने कहा प्रसारण 2 लोग देखो, एक उत्तरी हरियाणा, एक दक्षिणी हरियाणा। उत्तरी के हेडक्वार्टर पंचकुला, दक्षिणी का
सेंट्रल यूनिट 2 बनाई, एक और रोहतक, इसकी हिसार और दिल्ली। इतना सबके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 90s तक ये सब काम बहुत बढ़िया तरह से हमने सके कर दिया। सन 2000 को आपने विद्युत वर्ष मनाया। जब ये सारा काम सेटल हो गया ना आपका 99 तक, तो आपने क्या मनाया फिर? विद्युत वर्ष। कौन से सन को? अब आप पूरी तरह से काम करने के लिए रेडी हैं। आपको पता है कौन बिजली बनाएगा, कौन बिजली बांटेगा, कहाँ इंजीनियर बैठेंगे, कहाँ इनके एक्सन बैठेंगे, और सारे डिपार्टमेंट का आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से कामकाज स्टार्ट कर दिया। अभी कामकाज शुरू हुआ, इससे पहले बिजली बनाई भी तो होगी, बांटोगे तब तो बिजली बनाओगे। तो बिजली बनाने के लिए आपने अपने हरियाणा में अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग स्टेशन स्थापित कर लिए। अभी मैंने बताया बिजली बनाना या तो कोयले से है, या जल से, या गैस से, या फिर मेन अगर करें तो परमाणु से बहुत ज्यादा। तो योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ताप विद्युत। ताप मतलब इसको क्या चाहिए? इसका मतलब इसको चाहिए कोयला। अब बहुत ध्यान से सब अलर्ट होके सुनना है, पेपरों में बहुत ज्यादा बार आ चुका। पेपर देखे होंगे ना पहले, और ये याद नहीं रहता ना। 97 याद आता ना 98। अगर समझ ले तो आसान। 97 में 98, 99, 2000 लगातार काम किया। अब इसको समझो, ताप विद्युत किसका यूज करेगी? हरियाणा में कोयला कहीं नहीं मिलता, तो कोयला आप बाहर से मंगवाएंगे। आपके दो फील्ड है, एक है सेंट्रल कोल फील्ड और एक है महानदी कोल फील्ड। MCF वैसे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में है। ये बहुत आता है क्वेश्चन। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? हासन, हासन कर्नाटक। लेकिन हम ये कोल फील्ड की बात कर रहे हैं। कोयला कहाँ से आएगा? हरियाणा में कोई कोयला नहीं है। आपको सारा कोयला, ये जितनी ये देखते हो मालगाड़ी भर भर के जाती हैं, तो ये यहीं तो जाती हैं। इन मालगाड़ियों में देखा कई बार काली बिल्कुल कोयले की, कई बार पेट्रोलियम की, तो ये आपके सब स्टेशन जितने वहां उतार के आती हैं। आपका कोयला दो जगह से आएगा। ये CC का मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब है CCF का मतलब है सेंट्रल कोल फील्ड। और दूसरा क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है? महानदी। आप सब जानते हो महानदी कहाँ बहती है? बस फिर इसका मतलब ये कहाँ से आता होगा? ये ओडिशा से आता होगा। और अगर ये ओडिशा से है तो कॉमन सेंस कहती है ये कहाँ से आता होगा? ये कहाँ है? ये रांची, रांची से। दो ही जगह से तो आता है आपके यहाँ, या तो रांची से। रांची कहाँ? झारखंड। पहले बिहार था, अब ये झारखंड से। तो CC वाला आता है झारखंड रांची से, और MCF वाला आता है उड़ीसा। आपके यहाँ चौधरी छोटू राम के नाम पे जो एक इकलौता ताप विद्युत है ना यमुनानगर, ध्यान से सुनो, सिर्फ चौधरी छोटू राम का जो प्रोजेक्ट है जिसके नाम से, सिर्फ इसका आता है CC। एक जैसे ही है, चौधरी छोटू राम सेंट्रल कोल फील्ड। ऐसे ही याद करना, वरना वहां तुम्हें याद नहीं आएगा। तो चौधरी छोटू राम को चौधरी छोटू राम CC ऐसे तो लिखते हो अपनी यूनिवर्सिटी और इनके आगे। ये सेंट्रल कोल फील्ड से आएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बाकी जितने ताप विद्युत है ना, उन सबका कोयला आपका कहाँ से आता है? हाँ, महानदी से। सिर्फ किसका? CC से आएगा। कितना आसान है याद करना, दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से 5 प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ध्यान से समझना। पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या लगाया आपने? पानीपत। आपकी ऑयल रिफाइनरी भी कहाँ है? और जो अपने सबसे पहला प्रोजेक्ट लगाया ना, वो भी पानीपत में लगाया, ताप विद्युत का। अब सिर्फ सुनो, बोलो मत। 1979 और 1989 पहला फेज और दूसरा फेज, और इन दोनों में मिला के आज की डेट में आप 1367 किलोवाट, ये मेगावाट बिजली बना लेते हैं। 1367 मेगावाट। किलोवाट सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखनी है अपनी ये सूक्ष्म वाली सोनीपत की। किलोवाट बहुत कम होता है, मेगावाट मतलब बड़ी यूनिट है। तो पानीपत ने अपने हरियाणा का पहला, क्योंकि देखो इससे पहले तो आपके पास तीन प्रोजेक्ट, ये सारा कामकाज बाहर। तो आपने अपना जो पहला इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया 1979 में, कहाँ स्टार्ट किया? वो पानीपत से। कितनी यूनिट है इसकी? कितने मेगावाट? ठीक है। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में अब 3 इकट्ठे एक जैसे नाम आएंगे, एक राजीव गांधी, एक इंदिरा गांधी और एक महात्मा गांधी। राजीव, इंदिरा, महात्मा, इनमें सबसे बड़ा कौन था? और उसके बाद लगे उल्टे हैं, पहले राजीव लगा, फिर इंदिरा, फिर महात्मा। जबकि पैदा हुए थे पहले महात्मा, फिर इंदिरा, फिर राजीव। ऐसे ही याद कर लेना। पानीपत का 1979 में है। इसके बाद आपका
हाँ, ये छोटू राम का तो मैंने जिक्र तो कर दिया, छोटू राम को आगे फिर पढ़ लेंगे एक बार, पहले इन तीनों को पढ़ लें। सबसे पहले किसका नाम लिखूं? राजीव। वैसे पैदा पहले कौन हुआ? महात्मा, लेकिन वो सबसे लेट बनेगा। राजीव गांधी के नाम पर है तो कॉमन सेंस यूज करो, किसकी सरकार रही होगी? आपके हरियाणा में 3 बड़े प्रोजेक्ट लगे, राजीव के नाम पर, इंदिरा के नाम पर और महात्मा गांधी। तीनों कांग्रेस के बड़े आदमी थे, कांग्रेस के कार्यकाल में लगे। और हरियाणा में सबसे ज्यादा ताप बिजली घर कांग्रेस के हुड्डा के सरकार के टाइम पे लगे हैं, क्योंकि इन सबका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे ना राजीव गांधी वाले का, तो आप पाओगे 2010। वैसे 7 में इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसने कामकाज स्टार्ट किया 2010 में। आप सब जानते हो 2004 से लेके 14 तक हरियाणा में किसका राज था? कांग्रेस का। इस टाइम 3 बड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपने देखे, एक आपका हिसार में लगेगा और झज्जर में लगेगा, बड़े प्रोजेक्ट। तो इसमें राजीव गांधी का पहला नाम है। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 2010 में, बिजली बननी 2010 में स्टार्ट हुई, जबकि इसकी नींव कब रख दी थी? 7 में। तो 7 इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तभी तो बिजली मिलेगी। तो राजीव गांधी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके आगे आप लिख देते हैं राजीव गांधी मेगा। मेगा मतलब बहुत बड़ा। और ये हरियाणा में बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उस सरकार के टाइम में 1367 दो अलग अलग सन में लगा है, 10 साल के गैप पे। ये मेगा प्रोजेक्ट है और इसमें आपने 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा दिया। ये उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत का पहला मेगा प्रोजेक्ट है। तो एग्जाम में आ जाए, नॉर्थ इंडिया का पहला मेगा प्रोजेक्ट किसके नाम पे और कहाँ है? राजीव गांधी के नाम पर। कहाँ है ये है खेदड़, हिसार में। खेदार लिख देते हैं ना किताब में, या खेदड़, वो एक ही जगह है। आप सब जानते हैं ये एक गांव है, कहाँ पड़ेगा? हिसार। और इसकी खासियत है, ये निजी क्षेत्र को दिया गया था, रिलायंस ने इस पे काम किया था। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके निजी ही ज्यादा हैं। राजीव गांधी का सन याद रखना, इसकी क्षमता याद रखना, और इसके नाम में क्या जुड़ता है? मेगा। किस इलाके में है ये? हिसार। क्या हिसार में बिजली निगम का कुछ था? क्या था? दक्षिणी हरियाणा विद्युत निगम, वितरण निगम वाला, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले पे आते हैं, तीसरा। इनकी माताजी कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो प्रोजेक्ट है ना, इसके नाम में एक नया शब्द आएगा, सुपर। सुपर पावर। तो ये बहुत बड़ा। इसके बेटे के नाम क्या था? मेगा। ये क्या है? सुपर। तो सुपर वाले में और ज्यादा क्षमता होगी। इसकी कितनी क्षमता थी? 1200। उसकी क्षमता है 1500। पहली चीज तो ये कि माताजी के नाम के आगे सुपर है, उनके नाम के आगे मेगा है। वो कब बना था? 2010 में। ये 2011 से 13 के बीच में काम करेगा। 11 में स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन, फिर 13 में जाके लग पहले गया। प्रोडक्शन में 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। इसकी खासियत, ये आपके इंडिया के 3 बहुत बड़े नामी गिरामी बिजली कंपनी, जिनमें एक आपकी है हरियाणा की, एक दिल्ली की है आईपी, और एक पूरे देश की है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आपकी हरियाणा की जो है ना पावर जनरेशन, सुना है इसका नाम? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये है इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये 3 बहुत बड़े, आपकी मदद की है दिल्ली ने भी, और आपकी मदद की है नेशनल लेवल के एनटीपीसी ने भी। ये तीनों मिलेंगे, सुपर मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। तो ये तीनों मिलके आपके हरियाणा में काम करेंगे। और इसी का पहला नाम था अरावली। अरावली एक्चुअली वो कंपनी थी जो इसके ऊपर काम कर रही थी। तो अरावली सुपर पावर प्रोजेक्ट नाम लिखा आ जाए, सुपर पावर प्रोजेक्ट, तो समझ जाना ये किसका जिक्र कर रहे हैं। अरावली में इंदिरा वाले का ही नाम था अरावली। इसकी क्षमता अपने बेटे वाले के नाम से ज्यादा है। उसकी 1200 है, इसकी कितनी है? 1500। वो 2010 में प्रोडक्शन करेगा, ये 11 में स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन 13 में। क्या ये समझ में आ गया? इसमें कितनी कंपनीज ने काम किया? आपकी हरियाणा की, दिल्ली की आईपी, और पूरे इंडिया की एनटीपीसी। इसके बाद चौथे नंबर पर आ गया महात्मा गांधी का नाम। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पर कहाँ लगाई आपने ये? ये झज्जर में है, झज्जर में। ये उसके और बाद काम स्टार्ट करेगी। उसने कब किया? 2011 में ना। ये 2012 में काम स्टार्ट करेगी, 14 में फिर प्रोडक्शन शुरू हुआ।
महात्मा गांधी वाली का नाम बाद में आएगा, पहले किसका नाम आएगा? राजीव। मेगा, उसके बाद माता जी का नाम, अरावली भी वही है, उसके नाम में सुपर आएगा। मेगा वाली उत्तर भारत की पहली थी, सुपर में 3 बड़ी कंपनी। और महात्मा गांधी वाले की क्षमता की अगर बात करूं 1320 मेगावाट। ये कहां पर है? झज्जर में। इंदिरा गांधी वाली भी कहां थी? झज्जर में। राजीव वाली कहां है? खेतड़ या खेदार, हिसार में। सबको समझ में आ गई है? ये लगी है किस सीएम के टाइम में? हुड्डा। तो आपके यहाँ ये वाला प्रोजेक्ट है या मेगा प्रोजेक्ट है या फिर सुपर प्रोजेक्ट है, सब हुड्डा के टाइम में। इनसे पहले मैंने आपको बताया हरियाणा का पहला कौन सा था? पानीपत में। कौन से सन में लग गया था? और याद करो इसके बाद 80 में गाँव में कैसे बिगड़ी, दलितों के और गलियों में खंबे लगे थे। तो ये सारे प्रोजेक्ट मेन से मैंने आपको ताप वाले बता दिए, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। क्या हरियाणा में जलीय विद्युत भी बनाई जाती है? जल की तुम कैसे बना पाते हो? कौन सी नदी है तुम्हारे पास? यमुना नदी पे आपने 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं। सबसे पहला है जब ये मुड़ती है ना कैनल, क्या नाम है उसका? पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर, इसी के आगे जाके आपने जब ये ऐसे यमुना नदी ये है तो यहीं पे आपने प्रोजेक्ट बना दिए। और क्योंकि बिजली जब पानी से बनती है ना तो बहुत ज्यादा मेगावाट नहीं आ सकती, तो ये थोड़े में रहेगी। जब भी पानी की बात करें तो 1200-1500 मत टिक करना। पश्चिमी यमुना नहर 67 किलो ये मेगावाट, बहुत थोड़ा है। अभी हम 1200, 1320, 1500 ऐसी बातें कर रहे हैं, या 1367। अब हम कह रहे हैं मेगावाट में छोटे डिजिट पे आ गए, क्योंकि पानी किसका यूज, ये क्या यूज किया है? पानी। वो कोयले की बात थी। पश्चिमी यमुना नहर पे आपने अलग अलग जैसे बूस्टर और इस तरह के स्टेशन लगा के कह रहे हैं ये 4 जगह डेवलप करने की बात हो गई थी। एक तो डेवलप कर दिया था, बाद में इन पे सब पे काम चलता रहा और ये ठीक ठाक सब पानी का यूज करके बिजली बना रही है। इसके बाद आपने एक बनाई अपनी इसी यमुना नहर पर ही, नाम दे दिया सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। सूक्ष्म मतलब माइक्रो, तो बहुत थोड़े की बात करेंगे। थोड़ा है तो हमेशा किलोवाट में चले जाना। अब ये सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना आपके हरियाणा के सोनीपत के एक गांव ककरोई नहर के पास है ना, तो ये यहीं पर सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना ककरोई में लगाई गई। और जब ये लगाई गई थी तो इसकी 4 यूनिट लगाने की बात हुई थी। हर यूनिट पे 100 किलोवाट, मेगावाट नहीं लिख रही, 4 यूनिट लगनी थी। मतलब कितने किलोवाट की? हाँ, लेकिन एक यूनिट काम नहीं कर रही, इसीलिए सब किताबों में लिखा हुआ है 300 किलोवाट। क्षमता कितने की डिसाइड की गई थी? 400, लेकिन एक यूनिट ढंग से काम नहीं कर रही थी तो कितने पे अटक गई है? 300। पानी की बस 2 ही मेन है, एक यमुनानगर में और एक आपकी। अगर कहें बड़ी कौन सी है तो यमुनानगर की, और छोटी कौन सी है? ये मेगावाट में है, फिर भी आपके वाले तो किलोवाट में है। और कितनी यूनिट लगानी थी उसकी? हाँ, लेकिन काम कितनी कर रही थी? तो हमने जल की देख ली, कोयले की देख ली। अब हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल परमाणु ऊर्जा। ये इतनी बिजली बना सकता है कि पूरा देश भी बैठ के बिजली का यूज कर ले, लेकिन हमने इसकी क्षमता लिमिट की रखी है। ऐसा ना हो ना ब्लास्ट हो जाए, फर्नेस में कोई दिक्कत आ जाए। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ हम 2800 मेगावाट। अब तक इतना बड़ा डिजिट आपने नहीं पढ़ा, आपने 1200 पढ़ा, 1500 पढ़ा, 1320 पढ़ा, 1367 पढ़ा, है ना, 67 पढ़ा और 400 किलोवाट। ये देखो कितना बड़ा आंकड़ा है, 2800 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके लिए आपके किस शहर का चुनाव हुआ? फतेहाबाद में। कौन सा गांव है? सब जानते हैं, गोरखपुर। परमाणु प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ एंट्री नहीं होती है, बहुत खास जगह होती हैं। और आम आदमी ऐसे नहीं है कि जाके आप जैसे जहाँ पानी वाली बिजली है ना, वो तो कोई भी चले जाओ देख लो कैसे काम हो रहा है, लेकिन यहाँ किसी की एंट्री नहीं होती है। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका। और आपने डिसाइड किया है कि इसमें आप 700 मेगावाट एक जगह बनाएंगे। और ऐसे कितने बनाएंगे? 4। तो कितने हो गए? 2800 मेगावाट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मेगा नहीं लिखा आपने। मेगा किसके आगे लिखा है? राजीव। और सुपर किसके आगे लिखा है? वो इसके मुकाबले आधे हैं, कम हैं, लेकिन इसके नाम में मेगा और सुपर मत टिक करना। तो परमाणु ऊर्जा का आपका इकलौता शहर फतेहाबाद का कौन सा गाँव है? गोरखपुर। ये न्यूक्लियर पावर आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका मुखिया कौन होता है हमेशा? पीएम। न्यूक्लियर पावर का पीएम।
ज्यादातर 99.9% इसका कोई मंत्री नहीं बनाते, पीएम अपने पास रखता है, न्यूक्लियर को भी और अंतरिक्ष को भी। इसलिए सारी बड़ी चीजों में जब भी इनॉग्रेशन होता है, कुछ होता है, तो वहां पीएम पहुंच जाता है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ अभी काम उतना ज्यादा शुरू नहीं किया है। ये समझ में आ गए सबको? ठीक है। इसके अलावा आपके हरियाणा ने एक गैस आधारित भी पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्लान किया, और इसके लिए आपने फरीदाबाद को चुना। तो गैस आधारित कहाँ लगेगा? फरीदाबाद। ये भी कितना होगा? 1500 मेगावाट। 1500 का कोई और भी था ना? हाँ, इंदिरा गांधी वाला, उनके बेटे का 1200, महात्मा का 1320, और इस पानीपत वाले का 1367 में, और ये सोनीपत के ककरोई वाले का 400 किलोवाट बनना था, लेकिन प्रोडक्शन 300 का हुआ। फरीदाबाद में गैस आधारित लगेगा। आपके हरियाणा में पहाड़ियां भी तो हैं, कौन से वाली? ऊपर है शिवालिक। कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ? और नीचे की तरफ दक्षिण हरियाणा में आपकी हैं अरावली। कल हम पढ़ रहे थे ना, नदियां निकलती हैं यहाँ से। अरावली में, दक्षिण में अरावली की हैं। अरावली और शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों में हवा अच्छी चलती है। यहाँ बारिश भी ठीक ठाक होती है, हवा बढ़िया है, तो हमने सोचा हवा का यूज करें। और कौन से केंद्र बना लें? पवन ऊर्जा। खैर ऐसी हवा भी नहीं है कि क्या करें, हवा की एक स्पीड चाहिए होती है पवन ऊर्जा बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आंधी चलेगी तो ऊर्जा ज्यादा बनेगी। अगर आंधी आ जाती है ना, तो इसका जो सिस्टम है सारा ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वरना ये खराब हो जाएगा। एक लिमिट की ही हवा बिजली बना सकती है, तूफान और आंधी में बिजली नहीं बनती। इस पवन ऊर्जा को कॉमन सेंस लगाओ, 2 इलाके में जानबूझ के डेवलप किया गया, और इसके लिए मॉनिटरिंग स्टेशन बना दिए कि भाई यहाँ से हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो मॉनिटरिंग स्टेशन या मॉनिटरिंग सेंटर आपके हरियाणा में पवन ऊर्जा के लिए 3 डेवलप किए गए। किसी को पता है कहाँ आएंगे? PGM क्या होंगे ये? होंगे पंचकुला, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। तुम ये भूल जाओगे, याद करो। पीजी में, पेइंग गेस्ट में ही मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बच्चा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा याद कर लो कि मॉनिटरिंग कहाँ करनी पड़ती है? जहाँ बच्चा पीजी में रहता है। अपने घर तो सभी सीधे रहते हैं, पीजी में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तुमने हवा की मॉनिटरिंग पीजी में कर दी, तो पी मतलब पलवल तो नहीं होगा, पी मतलब ऊपर, ये वाला इलाका, तो कौन सा आएगा? पंचकुला। और जी मतलब क्या होगा? गुरुग्राम। और मॉनिटरिंग से महेंद्रगढ़। तो मॉनिटरिंग कहाँ करेंगे? पीजी में। ऐसे याद रखते हैं चीजों को, वरना भूल जाओगे। बताओ, सेंट्रल कोल फील्ड का कोयला कहाँ, किसके लिए आया था? सेंट्रल कोल फील्ड का छोटू राम, चौधरी छोटू राम के लिए। बाकी सबका कहाँ से आया था? महानदी से ना। छोटू राम वाले का कौन से इलाके से आया था? झारखंड। और महानदी कहाँ पड़ेगी? ऐसे याद रखना। 3 मॉनिटरिंग स्टेशन बताओ हवा वाले। पीजी में, पेइंग गेस्ट में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो ये है पंचकुला, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। आपकी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। बताओ कब तुम्हारा बिजली निगम बना? अगर बिजली आए तो हमें क्या क्या याद रखना है? बोर्ड पे देखो, ये सबको पता होने चाहिए। 67, 70, 79, 80 का दशक, फिर 89, फिर 1997, 98, 99, 2000। ये मैंने क्यों लिखा 67? बिजली निगम बना, बिजली बोर्ड। 70 में गांव में बिजली, 79 में पानीपत पहला प्रोजेक्ट आपका बिजली का, कोयले की बिजली का। 80 में क्या हुआ? दलित और गलियां। 89 में पानीपत का सेकेंड यूनिट। 97 में बिजली के लिए चोरी, गड़बड़ हो रही है, मैनेज करो। 98 में 2 भाग, एक बिजली का प्रोडक्शन करो, एक वितरण करो। फिर वितरण के 2 हिस्से बना दिए, उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा। उसके 2 सेंटर बनाए, एक पंचकुला, एक रोहतक। इसके बनाए हिसार और दिल्ली। 2000 को अपने विद्युत वर्ष बना लिया। ठीक है। किस सरकार के टाइम ज्यादा प्रोजेक्ट लगे हैं? एग्जाम्पल क्या दोगे? कुछ एग्जाम्पल देने पड़े तो क्या कहोगे? 3 तो ये आसपास वाले, मेगा, सुपर और महात्मा गांधी। मेगा किसके नाम पर? राजीव खेदड़ में, हिसार में। सुपर इंदिरा गांधी। मेगा के कितने? मेगा का 1200, सुपर का 1500 और महात्मा का 1320। इस सुपर में 3 लोगों का योगदान है। हरियाणा पावर जनरेशन, इंद्रप्रस्थ पावर और नेशनल थर्मल
इसके नाम के आगे क्या आ गया? सुपर। आपने गैस के लिए कहाँ काम किया? फरीदाबाद। परमाणु के लिए गोरखपुर, फतेहाबाद। और आपने मॉनिटरिंग स्टेशन ये हवा वाले कहाँ बनाए? CGM। चलो अब किताब उठाओ फटाफट। कल हमने आधा जो पढ़ा था उसके हेर फेर में ही था ये भी कहीं। विद्युत 127 24 पे तो खनिज है, खनिज में 1-2 दिन बाद पढ़ाऊंगी। पहले मैंने पढ़ा 126 पे आओ। हरियाणा में ऊर्जा संसाधन, बिजली बेसिकली है ये। मिल गया 126? ठीक है। देखो पहला पॉइंट पढ़ते चलेंगे, मेन को टिक मार्क कर लेना। हरियाणा राज्य अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तापीय और जल विद्युत संसाधनों पर निर्भर रहता है। आगे हम किस पे डिपेंड होने की उस पे आ गए हैं? परमाणु पे, क्योंकि कितने मेगावाट का है वो? इतना तो हमारा कोई हिस्सा भी नहीं है जितना अकेला वो बनेगा। अभी खैर हम ज्यादा प्रोडक्शन किससे ले रहे हैं? तापीय से। नंबर 1 तापीय है हमारा। नेक्स्ट पढ़ना, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य की कुल विद्युत क्षमता 11,700 मेगावाट है। टिक कर लो, 11,700 मेगावाट आपकी टोटल क्षमता, जिनमें 2792 याद कर लो मेगावाट राज्य के अपने केंद्रों से, यानी अपने पर्सनल जो सरकारी हैं, और 846 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी, और शेष निजी परियोजनाओं से प्राप्त की जाती है। निजी का मतलब उसमें पैसा रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने लगाया। नेक्स्ट पढ़ो, हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरियाणा बिजली बोर्ड कब बना है तुम्हारा? ये ध्यान रखना, 3 मई 1967 में। अगला टिक करो, हरियाणा नवंबर 1970, 29 नवंबर दिन था। अगर ज्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे तो डेट भी पूछ लेंगे। 29 नवंबर 1970 लिख लो यहाँ, 29 नवंबर 1970 प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। क्या हर घर तक बिजली पहुंची थी? घर तक पहुंचेगी दलित और गलियों में 80 के दशक में। आगे पढ़ लो, इस उपलब्धि को तत्कालीन मुख्यमंत्री, ये टिक कर लो, बंसीलाल जी के कार्यकाल में पूरा किया गया। यहीं लिख लो, 1980 के दशक में, दशक मतलब होता है 81, 82, 83, 84 तक काम चलता रहा। 1980 के दशक में दलितों के घरों प्लस गलियों में बिजली की आपूर्ति। 80 के दशक में दलितों के घरों प्लस गलियों में बिजली की आपूर्ति। ठीक है, आगे बढ़े। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, बिजली की चोरी बर्बादी को रोकने के लिए सुधार करना पड़ा। 1997 के अंतर्गत राज्य बिजली, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन 2 भागों में किया गया। बंटवारा कब किया गया? 97 में तो काम किया, 98 में बंटवारा, और 99 में फिर ज्यादा बंटवारा। ये टिक कर लो, बिजली बोर्ड का विभाजन 2 भागों में किया गया। अधिनियम 97 का है, बंटवारा 98 में हुआ। पहला भाग हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड है, अंडरलाइन कर लो, बिजली उत्पादन करेगा, बस ये प्रोडक्शन देखेगा, जिसका काम है राज्य के ताप और जल विद्युत संयंत्रों का रख रखाव करना। तो उत्पादन के लिए अगर संयंत्र खराब होंगे तो उत्पादन कैसे होगा? इसका मतलब इसको मेंटेन करना है सारे सिस्टम को। द्वितीय भाग, ये सब अंडरलाइन करो, हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड है, जिसका काम है विद्युत का प्रसारण और वितरण। तो 2 चीजें आपने डिवाइड कर दी। पहले आप सुधार का अधिनियम कब लेके आए? 97। फिर 99 में आपने क्या किया? एक बिजली बना लो और एक बिजली बांट लो। फिर 99 में आपने कहा बांटने वाले का काम ज्यादा है, तो इसके 2 हिस्से बना दो, एक उत्तरी हरियाणा और एक दक्षिणी हरियाणा। नेक्स्ट टिक करना, हरियाणा सरकार द्वारा 1998 को विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना की गई, जो नियंत्रण रखेगा। तो विद्युत विनियंत्रक आयोग कब बना है? 1998 में। बिजली सुधार अधिनियम कब आया? 97 में। फिर आयोग कब बना बंटवारा करने वाला? 98 में। आगे बंटवारा किया 1999 में। नेक्स्ट टिक करना, राज्य में बिजली के सफलतापूर्वक वितरण के लिए मार्च 1999 में 2 विद्युत वितरण कंपनियों के रूप में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तरी हरियाणा, ऐसे लिख लो, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे लिख देते हैं। ये आपने देखा भी होगा, UHBVN ऐसे लिखा होता है, और
ऐसे ना चारों तरफ बिजली टाइप का ऐसा फील होता है, उसमें से ऐसे बिजली सी निकल रही है, ऐसा इसका लोगो है। उत्तरी हरियाणा सेम ऐसा क्या होगा, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, ये दो हैं। तो यूएचबी वीएनएल, यूएचबी वीएनएल और टीएचबी वीएनएल, दक्षिणी हरियाणा क्या है ये, बिजली वितरण निगम। अंग्रेजी में बिजली को बिजली लिख दिया इन्होंने, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बिजली, बी मतलब बिजली है यहाँ। ठीक है, वी मतलब वितरण। इसका बताओ बिजली वाले का मुखिया कौन होगा? नहीं, सारी बिजली वाले का सीएम, और इसका परमाणु वाले का डिपार्टमेंट का पीएम। यहाँ लिख लो, देखो चीफ मिनिस्टर हेड, जो बिजली का आपका डिपार्टमेंट सारा देखता है ना, जिसको क्या कहते हैं भाई ये मेन आदमी है, तो वो आपका सीएम है। सीएम हेड है सारे बिजली प्रसारण और इन सबको के ऊपर सबसे बड़ी पावर। अब बताओ उत्तरी हरियाणा वाले का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, और दक्षिणी वाले का? अगले पेज पे ना मैप है, मैप के पास ये बात लिखो, साफ और अच्छे ढंग से लिखना। मैप के नीचे जगह खाली है, लिखो 1 जुलाई 1999, 1 जुलाई 1999। यही लिखो यूएचबी वीएन, यूएचबी वीएन। इसके सामने लिख लो अपने हाथ से एक बार, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, फिर भूलोगे नहीं, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसी में अगले लाइन लिखो हेडक्वार्टर पंचकुला। 3-3 पॉइंट लिखने हैं बस छोटे छोटे। हेडक्वार्टर पंचकुला। अगले पॉइंट में HQ हेडक्वार्टर पंचकुला। इसमें थर्ड पॉइंट लिखो सीएम हेड हैं, मुखिया हैं, मुखिया सीएम। इसी में अगला पॉइंट लिखो 2 ऑपरेशनल यूनिट या जोन, 2 ऑपरेशनल जोन या यूनिट जो मन करे। 2 ऑपरेशनल जोन क्या लिखोगे बताना? पंचकुला और रोहतक लिख लो इसके सामने, पंचकुला प्लस रोहतक, पंचकुला और रोहतक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सेम 1 जुलाई 1999, 1 जुलाई 1999 टीएचबी वीएन, टीएचबी वीएन क्या मतलब इसका? दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। जो चीज हाथ से लिख लेते हैं ना वो लंबे टाइम तक दिमाग पे छप जाती है। ये पढ़ने के तरीके होते हैं, जो देखा सुना और लिखा जाता है वो लंबे टाइम तक याद रहता है। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती, सुनने के बाद इसलिए तो किताब उठवाती हूँ, मतलब मेरी मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है मुझे किताब पढ़वाने में। अब मैं इतना पढ़ा के मेरा टॉपिक पूरा, मैं तो आधे घंटे में सारा टॉपिक पढ़ा दूँ, आधा एक्स्ट्रा घंटा दोबारा इन चीजों को लिखवाने पे इसलिए लगाती हूँ ताकि लंबे टाइम तक तुम्हारे दिमाग में फिट रहे। अब जिसने ये लिख लिया ना उसको पेपर में 100% याद आया कि मैंने लिखा था ऐसा कुछ। क्या मतलब था इसका? उत्तरी हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड, और दूसरे का दक्षिणी हरियाणा। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला, इसका हिसार। 2 ऑपरेशनल यूनिट पंचकुला, रोहतक, हिसार और दिल्ली। लिख लो यहाँ हेडक्वार्टर हिसार, हेडक्वार्टर हिसार और 2 ऑपरेशनल यूनिट हिसार प्लस दिल्ली, हिसार प्लस दिल्ली। यही एक पॉइंट लिखो, हरियाणा में सर्वाधिक पावर प्लांट, हरियाणा में सर्वाधिक पावर प्लांट सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में लगे। हरियाणा में सर्वाधिक पावर प्लांट सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा का सीएम काल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या पढ़ते हैं हम, लगातार में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? हुड्डा का। ठीक है, इसके बाद कौन सा ऊर्जा वर्ष मनाया तुमने? 2000। तो इकट्ठे 97 में अधिनियम, 98 में बंटवारा, 99 में जोन का बंटवारा और 2000 ऊर्जा। लिख लो यहाँ सन 2000 ऊर्जा वर्ष के रूप में, सन 2000 ऊर्जा वर्ष के रूप में। चलो वापस आ जाओ, जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे। पहला पैराग्राफ सबकी समझ में आ गया अच्छी तरह? इनमें नंबर ना कटे, ये 100% आने वाले क्वेश्चंस में से होती है बिजली वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ, हरियाणा में ऊर्जा के स्रोत, कहाँ कहाँ से ऊर्जा बनती है? पहला है परंपरागत। किसकी परंपरा चली आ रही है? कोयले की या जल की? कोयले की। कोयले के बड़े बड़े सेंटर बता दो। सबसे पहला एशिया, ये हरियाणा का पहला पानीपत। फिर आपने देखा उत्तरी भारत का बड़ा, क्या नाम था? उत्तरी भारत का बड़ा मेगा राजी। फिर इंदिरा, फिर महात्मा गांधी। एक छोटा
छोटू राम का और सुन लो, चौधरी छोटू राम जी का, वो रह गया था। चौधरी वैसे बता तो मैंने दिया ही था आपको, कोलफील्ड वाला। सुन लो थोड़ा सा, चौधरी छोटू राम, इनका भी किस पर बेस्ड है? तापीय। तापीय मतलब कोयला। तुम अच्छी तरह जानते हो सबका कोयला किससे आता है, लेकिन इसका कोयला किससे आएगा? सेंट्रल कोलफील्ड से। चौधरी छोटू राम वाला जो है ना, इसमें ये किस इलाके में है? पहला क्वेश्चन, यमुनानगर में। और इसका कोयला कहाँ से आता है? सेंट्रल कोलफील्ड से। बस यही दो मेन काम है। निजी प्रोजेक्ट था पहला, ये पहला निजी था, बाकी निजी तो ये सारे लग ही गए जो हमने पढ़े हैं। फटाफट से पढ़ते चलेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित है। ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं क्योंकि इनका उपयोग मानव लंबे समय से कर रहा है। परंपरा चली आ रही है यूज करने की। नेक्स्ट देखो, परंपरागत में कोयला आता है, परमाणु ऊर्जा आती है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस। तो गैस वाला आपका कहाँ है? फरीदाबाद में। ये परमाणु वाला कहाँ है? गोरखपुर में। और ये कोयले वाला कहाँ कहाँ है? 5 है। एक आपका पानीपत, यमुनानगर, झज्जर में 2 और एक हिसार में। आगे बढ़ो। परंपरागत ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को 2 भागों में, तापीय और जल विद्युत में बांटा जा सकता है। तापीय विद्युत में आ जाओ। वैसे जल वाली ना गैर परंपरागत है, लिख लो जल के नीचे, गैर परंपरागत। कहाँ परंपरा है इसकी? कभी खत्म भी नहीं होगा। गैर परंपरागत जल विद्युत। परंपरागत है कोयला, पेट्रोलियम, जो खत्म हो जाएगा। पहले पे आ जाओ, राज्य के तापीय विद्युत केंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट हो गया पॉइंट पहला। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, स्थापना 1 नवंबर 1979 को। आसान लिखा है, आसन कला है, आसन कला गांव पानीपत में। विद्युत उत्पादन क्षमता टिक कर लो 1367 मेगावाट। यहाँ लिख लो, लिखो हरियाणा की पहली योजना थी ये, हरियाणा की फर्स्ट योजना जो इंडिपेंडेंट थी। वैसे तो पंजाब से हम बिजली ले ही रहे थे, लेकिन हमारी पहली बड़ी योजना थी ये, ताप पर आधारित। ये कितने फेज में बनी है? 2। यहाँ लिख लो 2 फेज, 2 चरण। पहला 1979 और सेकेंड 1989। तब तक फिर बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। 2 फेज इसमें लिख लो। पहला फेज 1979 में 440 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया था, फिर बाद में थोड़ा बढ़ा दिया था, लेकिन स्टार्टिंग 440 मेगावाट लिख लो। और दूसरा 1989 वाला 920 मेगावाट। 440 और 920, 440 मेगावाट और 920 मेगावाट। कितना हो गया ये? 1360। और इनमें पॉइंट रहे होंगे तभी हम कहते हैं 1367। ये मेगावाट है। कौन से सन में पहला प्रोजेक्ट लगा? पहली यूनिट 19, हरियाणा का पहला था ये, ताप में 1989। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। क्या यूज करता है ये? कोयला। कहाँ से मंगवाते होंगे? सारा महानदी से, सिवाय किसका? छोटू राम से। इसके बाद अगले पे आ जाओ, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 2008 को यमुनानगर में हुई। 2008, तो अब ये हुड्डा वाला टाइम आ गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। छोटू राम 6 से है ना, तो इसकी क्षमता भी कितनी है? 600। देखो छोटू राम में क्या क्या याद रखना है, सी से सारा। छोटू राम का कोयला आता है सेंट्रल कोलफील्ड से, और छोटू राम 6 से लिखते हैं ना, तो कितनी मेगावाट है? 600। पहले वाला पानीपत का 1367, 2 1979 89, एक 440, एक 920। फटाफट से टिक करो। स्थापना अप्रैल 2008 को यमुनानगर में। उत्पादन क्षमता 600। राज्य की पहली विद्युत परियोजना निजी कंपनी को सौंपा गया। तो निजी, छोटू राम जी वाली का जो सारा काम धाम है वो निजी परियोजना है। दीनबंधु छोटू राम तापीय ऊर्जा के पास कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। कोयला सेंट्रल कोल फील्ड, हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची। लिख लो यहाँ HQ रांची झारखंड। CC को याद रखना, 600 चौधरी छोटू राम और CC सेंट्रल कोल फील्ड, हेडक्वार्टर रांची झारखंड से आता है। परंतु अन्य सभी तापीय ऊर्जा के पास महानदी कोल फील्ड से कोयला आता है, जिसका हेडक्वार्टर है संबलपुर ओडिशा। संबलपुर, जिसको नहीं पता वो लिख लो, संबलपुर ओडिशा। तो सिर्फ एक का आता है सेंट्रल से, जिसके नाम में ही सी आता है। कितने मेगावाट की बिजली बनाएगा? 600 की। कहाँ पर है ये? यमुनानगर। चौधरी छोटू राम जी का अगर विद्युत केंद्र कहें तो यमुनानगर, लेकिन यूनिवर्सिटी कहें तो सोनीपत में। नेक्स्ट पे आ जाओ, वो
छोटू, अच्छा चरण सिंह से याद किया हमने, कोई नहीं वैसे याद कर लो जसमन, उनकी तो फिर हिसार में है। कोल फील्ड से कोयला आता है। अगला टिक कर लो, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, बेटे की पहले बनेगी, फिर इनकी मदर की, और फिर महात्मा गांधी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करना। स्थापना 2010 को खेदार, यही खेदड़ है, हिसार में हुई। क्षमता 1200 मेगावाट है। निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। रिलायंस से पहले निजी वाली किसने काम कर लिया? उसका सन कितना था? 2008। इसका सन कितना है? वैसे तो काम साथ में स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रोडक्शन बना 2010 में, वही काम का है हमारे लिए। 2010 में 1200 मेगावाट खेदड़, रिलायंस ऊर्जा। अगर कहे पहली निजी तो क्या टिक करोगे? छोटू राम की पहली निजी, जिनके नाम की यूनिवर्सिटी कहाँ है? और चौधरी, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो चरण सिंह की है। ऐसे याद कर लो जिसको जैसे याद हो। चौधरी छोटू राम भी सीसी से है और चौधरी चरण सिंह भी सीसी से, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे याद करो। ट्रिक में दोनों सीसी फिट बैठते हैं, लेकिन अगर चौधरी छोटू राम की यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो आपको सोनीपत, मुरथल, डीगरस, और अगर चरण सिंह की यूनिवर्सिटी कहेंगे तो हिसार। चौधरी छोटू राम की अगर ये पूछ लेंगे विद्युत वाली तो अगला टिक कर लो फटाफट से। तो रिलायंस का हो गया। अगला कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ओडिशा, संबलपुर, आप जानते हैं, से प्राप्त होता है। भारत के उत्तरी भाग की पहली परियोजना, जैसे मेगा परियोजना। तो नॉर्थ इंडिया का पहला मेगा प्रोजेक्ट किसको कहा गया? राजीव गांधी। कब बना था? 2010 में। कहा, किसके हाथ में? पैसा किसने लगाया? रिलायंस ने। कैसा प्रोजेक्ट है ये? मेगा। कितनी क्षमता? 1200 मेगावाट। अगला देखो, अरावली सुपर तापीय। सुपर में कितने योगदान है? कितनी जगह का? 3 का। मेगा बड़ी है, सुपर में योगदान है। सुपर तापीय विद्युत परियोजना, यहाँ लिखो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट। वैसे तो आपका पावर प्लांट 2800 सबसे बड़ा है, लेकिन अगर वो कहे तापीय बताओ तो किसका नाम लोगे? इंदिरा गांधी वाले का। लिख लो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि थर्मल में आपने या तो 1367 देखा, या 600 देखा, या 1200 देखेंगे, या 1320 देखेंगे। ये कितने का है? 1500, तो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर कहें हरियाणा में कौन सी विद्युत परियोजना सबसे बड़ी है, तो आप कहोगे गोरखपुर। उन्होंने तापीय नहीं लिखा, तापीय कहेंगे तो किसका नाम लोगे? सुपर का। यहाँ लिख लो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट। अब टिक करो, स्थापना 2011, 11 से 13 लिख लो, इसके बीच में 11 लिखा है ना, वहीं पे लिख लो 11 से 13। कुछ झज्जर में हुई। इनके बेटे वाली 2010 की है, तो पहले बेटे की, फिर माता जी की, फिर महात्मा गांधी की। ये झज्जर में कहाँ है? किस गांव में? झ से झज्जर और झ से झाड़ली। झ से झज्जर, झज्जर के कौन से गांव में है? झाड़ली। ये पेपर बनाने वालों का ऐसा ही होता है, झाड़ली झाड़ली कुछ बिगाड़ भी सकते हैं ये। तो झज्जर वाला प्रोजेक्ट क्या कहलाता है? सुपर। और सुपर है तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट है। कितनी कंपनीज ने मदद की है? कब लगा है? इनके बेटे वाले के नाम के आगे क्या आता है? रिलायंस ने पैसा लगाया। क्या रिलायंस पहली निजी है आपके यहाँ? छोटू राम की पहली निजी है। छोटू राम की क्षमता कितनी थी? और इसकी राजीव वाले की, और इनकी माता जी की, तभी तो ये लार्जेस्ट है। अगर किसकी बात करें? तापीय की। फटाफट से टिक कर लो। अरावली में उत्पादन क्षमता, झाड़ली लिख लेना झज्जर के ऊपर। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, क्षमता 1500 मेगावाट। अगला पॉइंट बहुत काम का है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। कहाँ है इंद्रप्रस्थ? यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में है, और इंद्रप्रस्थ की कई चीजें दिल्ली में, क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही पुराना नाम था, दिल्ली। और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPGCL। हरियाणा पावर जनरेशन ही तो हरियाणा बिजली निगम का नाम है। पावर जनरेट जो करता है, अभी तो पढ़ा, बिजली बनाने वाला। 2 डिपार्टमेंट है ना, एक बांटने वाला और एक बनाने वाला। बनाने वाले का हेडक्वार्टर पंचकुला में था, और बांटने वाले का फिर पंचकुला। बांटने वाले के 2 बना दिए, एक उत्तरी हरियाणा में बांटो, एक दक्षिणी हरियाणा में, वही है ये। इसके बाद अगला देखना, इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा की जाती है। तो कौन इसको कोयला देता है? महानदी। सबको महानदी देती है, सिवाय किसके? सीसी में, छोटू राम में, जिसकी क्षमता भी कितनी है? 600। और वो क्या था? हरियाणा का पहला निजी जिसने पैसा लगाया। नेक्स्ट पे आ जाओ, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, स्थापना 2012। 2010 में राजीव वाला, 2011 में इनकी माताजी वाला, और 12 में महात्मा गांधी। किसका काल था ये? हुड्डा का, क्योंकि वो 14 तक रहे हैं 4 से।
नेक्स्ट चेक कर लो, कोयला आधारित है ये भी। विद्युत उत्पादन क्षमता 1320, तो माँ के नाम वाले में सुपर आएगा, 3 का योगदान है, एक दिल्ली वाला इंद्रप्रस्थ, एक हरियाणा पावर और एक नेशनल थर्मल, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा का। नेक्स्ट पे आ जाओ, जल विद्युत परियोजनाएं हैं अगली, झज्जर में है महात्मा गांधी, और दूसरा कौन सा, अरावली का ही नाम क्या था, इंदिरा गांधी, यही लिख लो, लिखा तो था ऊपर अरावली, दोनों नाम लिखे हैं, ठीक है। 1320 महात्मा गांधी। पश्चिमी यमुना नहर पे आ जाओ, पानी के 2 प्रोजेक्ट हैं, एक यमुनानगर में और एक आपके हरियाणा के सोनीपत के ककरोई में। फटाफट टिक करना। स्थापना 1980 को, 1980, बताओ ये नहर कब बनी थी? अगर पेपर में ही पूछ लें कि नहर कब बनी, आपको इसका पूरा इतिहास नहीं पूछेंगे, वो हमें पता है। पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। फिर हमने पढ़ा 1750 में पानी रुक गया। फिर एक अंग्रेज GR ब्लेन, कलकत्ता की इंजीनियर ग्रुप का, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, फिर उसने काम किया, 1832 में इसमें काम हुआ। फिर फाइनली जाके हमने पढ़ा था 1999 में हथनी कुंड बैराज, ताजे वाला, ये ठीक है। अगर लेकिन पूछे कि इसका एक सन बताओ, 1879, अगर ऐसे स्पेशली पूछ लें एक सन तो 1879। चलो फटाफट पढ़ेंगे। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर 1879, फिर लिख लो, तुम फिर भूल जाओगे। 1879 गाजी बेग तुगलक जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी का नाम है। उन्होंने सबसे पहले नहर बनाई थी, लेकिन वो आपके हरियाणा में नहीं बनाई थी। 5 नहरें बनाई थी, यूपी की तरफ ज्यादा गए थे वो। आपके यहाँ जो सबसे बड़ा काम किया वो फिरोज शाह तुगलक ने किया, लेकिन वो जब कर रहा था तब उसका टाइम नहीं था, तब उसके ताऊ के बेटे का टाइम। पहले उसके ताऊ जी ने राज किया 5 साल, फिर ताऊ के लड़के ने राज किया 26 साल, फिर इसने राज किया अगले 38 ईयर्स तक। फटाफट से टिक करो, टाइम हो गया भाई, टॉपिक खत्म करना है। 1980 को हथनी कुंड और दादूपुर, दादूपुर जानते हो 3 गांव हैं, 3 जगह फेमस। सबसे फेमस ये जिसकी बात कर रहे हैं यमुनानगर, फिर अंबाला में भी है और एक यहीं पे था ये करनाल में भी, 3 हैं। जैसे हसनपुर नहीं है, सोनीपत में भी है, पलवल में भी है। सोनीपत वाले की आंगनबाड़ी और पलवल वाले से यमुना, ऐसे ये दादूपुर, दादूपुर कई जगह गांव हैं। यहाँ जल्दी से टिक कर लो। 80 को हथनी कुंड और दादूपुर के मध्य यमुनानगर में हुई, यानी ये कौन से किसकी बात कर रहे हैं, यमुनानगर वाले दादूपुर की। वैसे दादूपुर आपके करनाल में भी और अंबाला में भी, जैसे वो मंजी साहिब नहीं है, कहाँ कहाँ है, अंबाला में भी, रोहतक में भी, ऐसे ही ये है। अगला टिक करना, विद्युत उत्पादन क्षमता, पानी वालों की विद्युत उत्पादन क्षमता कम होती है, ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। 62 मेगावाट है, 62, 67 है, 62 ही होगी, फिर मुझे 67 याद थी। 4 अन्य विद्युत केंद्र, टिक कर लो, 4 अन्य विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना 90 में स्वीकृति मिल गई। तो ये सब पानी पे आधारित हैं। कौन सी नहर के पास है ये, पश्चिमी यमुना, यही पानी है हमारे पास। अगले पेज पे आ जाओ, ककरोई सूक्ष्म जल, सूक्ष्म मतलब माइक्रो प्रोजेक्ट है ये। स्थापना ककरोई गांव सोनीपत में हुई। अगर सूक्ष्म वर्ड आ गया, माइक्रो तो सोनीपत की तरफ है। क्षमता 100 किलोवाट है, 4, लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 3, यही लिख लो 300 किलोवाट। तो दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अगर पूछे कितने में प्रोडक्शन चल पड़ा था, 300 में, 400 में हुआ नहीं। ये मेगावाट है, किलोवाट, सबसे बड़ा मेगावाट कहाँ था, सबसे बड़ा हमने अब तक 1500 पढ़ा है, अगर तापीय की बात करें, परमाणु पढ़ा ही नहीं है। अगले पे आते हैं, ये परियोजना पश्चिमी यमुना नहर के किनारे बनाई गई है। तो 2 जगह है, एक यमुनानगर में दादूपुर के पास, और हरियाणा के सोनीपत में ककरोई के पास। गैर परंपरागत पे आ जाओ, जो यूज नहीं करते हम, परंपरा नहीं है। वे स्रोत जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, असीमित समय तक प्राप्त कर सकते हैं। पहला है नाभिकीय ऊर्जा, पूरा देश बैठ के बिजली यूज कर ले, इतनी बन जाएगी, लेकिन कंट्रोल नहीं होगी, फिर दिक्कत आएगी। ये अंडरलाइन कर लो। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में शुरू की गई। पहले चरण की शुरुआत 2014 में की गई। तो मनमोहन सिंह आपके जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके अंडर लेटर स्टेज में फिर ये बीजेपी सरकार आ गई। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयां, टिक कर लो, 4 इकाइयां, प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट, कुल उत्पादन 2800 मेगावाट। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा नहीं है ये, क्या लिखा है, इंडिया। इसका मुखिया कौन है, आपके
आपके बिजली वाले डिपार्टमेंट का मुखिया कौन है? ठीक है, यहाँ लिख लो, न्यूक्लियर पावर के ऊपर मुखिया पीएम। ये राज्य का पहला परमाणु बिजली घर है। तापीय घर कौन सा बनाया तुमने पहला? पानीपत में। कौन सा गांव? आसन, 1979 में। अगला टिक करना। राज्य में भिवानी और हिसार में दूसरे नाभिकीय विद्युत केंद्रों की स्थापना की नहीं गई है, प्लानिंग में था, अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट कहाँ लगेगी ये? गैस वाली तो फरीदाबाद में, तापीय 5 जगह है, 5 है 4 जगह पर। तो अगर एग्जाम में आ जाए निम्न में से किस जिले में तापीय आधारित नहीं है तो पहचान कर लोगे। सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर है चौधरी छोटू राम। कहाँ पर है? यमुनानगर। हरियाणा की पहली है पानीपत में। झज्जर में 2 हैं, इंदिरा गांधी सुपर वाली और महात्मा गांधी वाली, और एक है खेदड़ गांव। जिले 4 हैं, परियोजनाएं 5 हैं। परमाणु ऊर्जा वाला 1 जिला और 1 ही परियोजना है। जल वाली 2 हैं, यमुनानगर और ककरोई की है अपनी। गैस आधारित 1 है फरीदाबाद। फटाफट से टिक करो। ये मैंने किलोवाट करवाया था पहले। अच्छा, मैंने अपनी किताब में तो नहीं किया, फिर मैं इसको एक बार चेक कर लूंगी अगर मैंने ये करवाया था तो। कौन से वाला कह रहे हो? गैस वाला। ठीक है, मैं इसको एक बार चेक, एक बार पेन देना। अगर मैंने तुम्हें कराया, मैंने अपनी किताब में नहीं किया तो कोई लॉजिक होगा इसका, मैं देख के कल बता दूंगी फिर। चलो फटाफट से सौर ऊर्जा पढ़ लो, सारा तुम्हें आता है, जल्दी से खत्म करें। राज्य में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यमुनानगर जिले के भोंदकला, ये भोंदू लिखा है, ये भोंदकला में सौर विद्युत केंद्र सोलर एनर्जी का। यमुनानगर में कोई और भी है क्या? ताप वाले का है, 600 वाला है ना। अब ये सोलर भी बना रहे हैं। क्या यहाँ पानी का भी है? यानी यमुनानगर में 3 प्रोजेक्ट हैं, कोयले का भी, पानी का भी और अब सूरज का भी बन रहा है। ऐसे बोले कौन से जिले में तीनों प्रोजेक्ट, तो इसका नाम आ जाएगा। आगे पढ़ लो। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सौर जल तापमान प्रणाली स्थापित करना, सरकारी कार्यालयों संस्थानों में CFL का प्रयोग और कृषि क्षेत्र में 4 स्टार पंप, ISI मार्क आदि काम में लिए जाते हैं। रिफ्लेक्स बल्ब का प्रयोग सरकारी अधिसूचना द्वारा अनिवार्य, यानी बिजली कम खर्च हो इसके लिए नियम बना दिए। कौन से राज्य ने? हरियाणा। हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट ये काम का है, अब तो जगह जगह लग गए ना। पहला सोलर पावर प्लांट चरखी दादरी के नंदा गांव में स्थित है। तो हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा? चरखी दादरी के नंदा गांव में। आपके भूंदकला में क्या प्रस्तावित है? सोलर। किस जिले में बनेगा? यमुनानगर। यमुनानगर में ऑलरेडी कितने मेगावाट की बिजली बन रही है? 600 की। वो किससे बन रही है? कोयले से। किसके नाम पर? छोटू राम। तो हरियाणा की पहली निजी कंपनी द्वारा। नेक्स्ट करो। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय, जो बार बार पढ़ते हैं, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके मुखिया आपके देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जब फ्रांस गए थे, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, दुनिया भर के देश आए, तो वहाँ फ्रांस के हेड और आपके हेड ने डिसाइड किया कि जो ये 23 डिग्री के आसपास के देश है ना, 0 डिग्री तक ऊपर नीचे, ये सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो जाए। वही प्रोजेक्ट है 2015 में, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके हरियाणा के गुड़गांव में। पवन ऊर्जा, जल्दी से टिक करो। हरियाणा में मुख्य रूप से पंचकुला जिले की मोरनी की पहाड़ियों और दक्षिणी हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों के भाग पवन ऊर्जा के लिए बेस्ट हैं। राज्य में वेरी इंपॉर्टेंट 3 टिक करो, पंचकुला, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट लाइन टिक करना। मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किएगा। तो कहाँ मॉनिटरिंग किसकी करनी पड़ती है? जो पेइंग गेस्ट रहते हैं, PG में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, PGM। समझ में आ गया सबको? ये नवीनीकरण ऊर्जा पार्क योजना सिर्फ पढ़ लो। सौर ऊर्जा के विकास के लिए पहला सोलर पावर स्टेशन कहाँ लगाया आपने? चरखी दादरी के नंदा गांव में। टिक कर लो। 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद ये ऊर्जा पुरस्कार अभी नहीं कराती, पेज 129 पे लास्ट टिक कर लो, ये आपको आता है इसलिए इसका लास्ट है बस ये। पहला पॉइंट टिक करना। 3 मई 1967 क्या हुआ था? बिजली बोर्ड बना था आपका। टिक कर लो। राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया और 1988 को पुनर्गठन हुआ। 88 में तो कुछ हुआ ही नहीं। 98 में, 97 में अधिनियम, 98 में भाई क्या किया? 98 में एक उत्पादन कर लो, एक वितरण देख लो, फिर वितरण वाले के 2 बना दिए 99 में, फिर 2000 में क्या बनाया? विद्युत बोर्ड। टिक कर लो। ये काट दो, 1988 लिखो 1998।
को पुनर्गठन हुआ और दो भागों में, एक हरियाणा बिजली उत्पादन और एक हरियाणा बिजली संप्रेषण को हम क्या कह रहे हैं, वितरण। वितरण और प्रसारण। संप्रेषण होता है बोलना, थोड़ा इसको काट के ठीक लिख लो, लिखो वितरण और प्रसारण। वितरण बंटवारा, प्रसारण भेजना, तार बिछाना। वितरण यहाँ इतने घंटे, यहाँ इतने। सबसे ज्यादा बिजली किसमें यूज करता है हरियाणा, औद्योगिक। ये ऊपर एक लाइन में लिखो, लिखो बिजली की सर्वाधिक खपत, बिजली की सर्वाधिक खपत औद्योगिक इकाइयां करती हैं। हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। बिजली की सर्वाधिक खपत औद्योगिक इकाइयां, फर्स्ट लिख लो। सेकंड कृषि क्षेत्र और थर्ड घरेलू, घर में ज्यादा बिजली नहीं यूज होती। पहला औद्योगिक इकाइयां, सेकंड कृषि और थर्ड घरेलू। इसके बाद बस ये सेकंड लास्ट पॉइंट टिक कर लो। हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी बनाया, भाई बिजली बचाएंगे 2001 में, लेकिन लागू हुआ 2003 में। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL किसमें ये काम कर रहा है, HPGCL तीन थे ना, NTPC, IPGCL और हरियाणा की स्थापना 1997 को की गई थी। उत्पादन की स्थापना 97 में की गई थी या 1998 में? 97 में अधिनियम आया, जिसके बेसिस पर 98 में डिवीजन हुआ और 99 में उस डिवीजन के एक हिस्से के अगले दो हिस्से बना दिए। बताओ दिल्ली में तुम्हारा क्या है? दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का जोनल स्टेशन है। जोनल कह लीजिए, एक्स्ट्रा स्टेशन। वितरण का हेडक्वार्टर लिखवाया था, वो सब हेडक्वार्टर में लिखवाया होगा। एक बार मैं फिर भी देख लूंगी। गुड़गांव में इसका बड़ा काम शुरू हुआ था, एक बार मैं देख के बता दूंगी अपने नोट्स में।